दुल्हन बनी प्रिया अपने पति अमित के इंतजार में बैठी थी। बाहर औरतों की हंसने की आवाजें आ रही थी कि तभी अचानक दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के साथ ही प्रिया की धड़कन और बढ़ गई। अजीब सी घबराहट होने लगी उसे। धीरे से नजर उठाकर देखा उसने तो प्रिया ने सामने अपने पति अमित को पाया। अमित भी प्रिया के पास धीरे से बैठते हुए प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए प्रिया से कुछ कहना चाहा। अमित के कुछ बोलने के पहले ही प्रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। असल में प्रिया ब्याह के बाद एक आम लड़की की तरह आंखों में हजार सपने लिए पहली बार ससुराल आई। आंखों में सपने, दिल में डर, नया माहौल, नए लोग, पति से मिलन की आस। प्रिया जितना खुश थी उतना ही नए माहौल में ससुराल वालों को लेकर घबराहट भी थी उसमें। फिलहाल तो शादी की सारी रस्में रात होते होते जैसे तैसे खत्म हुई। चारों तरफ औरतों के हंसने की, गीत गाने की, हंसी मजाक करने की आवाज आ रही थी और प्रिया अपने कमरे में सुहाग के सेज पर बैठी आने वाले पल के बारे में सपने बुन रही थी। मन ही मन में वह खुश भी हो रही थी। जैसे ही अमित ने उसकी ओर देखा तो प्रिया ने शर्म के कारण अपनी नजरें नीचे झुका ली। देखो प्रिया, मुझे घुमा फिरा कर मीठी मीठी बातें करने की आदत नहीं है। जो मेरे मन में होता है वही मेरे जुबान में होता है और दिखावा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रिया को अमित की बातें बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर उसे लगा कि जमाने को सोचकर हो सकता है कि अमित को समझाने की कोशिश कर रहा है। प्रिया को लगा कि हो सकता है अमित काफी पारिवारिक इंसान हो, इसीलिए प्रिया ने भी कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर साथ साथ हमेशा खुश रहें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और हम दोनों मिलकर अपना एक प्यारा सा घर बनाएं। नहीं प्रिया, घर नहीं, मुझे तो मशीन चाहिए, पैसे कमाने वाली मशीन चाहिए। देखो प्रिया, ये प्यार भरे सपने अपने ना तुम बाद में देखना, क्योंकि ये सपने और प्यार से घर नहीं चला करता। घर तो सिर्फ रुपयों से चलता है। इसीलिए मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, पैसा। मेरे जीवन में बस मैं पैसा ही पैसा चाहता हूँ, उसके सिवा मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अमित की बात सुनकर तो जैसे प्रिया भौचक्की रह गई थी, क्योंकि अमित ने भी एकदम सख्त और सपाट लहजे में प्रिया से कहा था। प्रिया की जगह कोई भी लड़की होती तो अपनी शादी की पहली रात को अपने पति के मुंह से इतने सख्त और सपाट लहजे में इतनी कड़वी बातें सुनकर तो वह भौचक्की ही रह जाती। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अमित कैसा इंसान है। क्या उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, दिल नहीं है? जहाँ प्यार भरी बातें करना चाहिए उसे, वह रुपए पैसों के बारे में चर्चा कर रहा है। ये बताओ प्रिया, शादी में जो मिला सो मिला, उसके बाद तुम्हारे मायके से कभी मुझे कुछ मिलेगा या नहीं? क्योंकि तुम्हारे मायके से कुछ खास नहीं आया है। मैंने भी अपने दोस्तों की शादी देखी, सबकी शादी में रुपए पैसे से लेकर गहने जेवर सब कुछ भरपूर आया है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरी शादी में। देखिए अमित जी, मेरे पिताजी एक सरकारी क्लर्क है, जितना हो सका उन्होंने किया। अब इससे ज्यादा उनसे उम्मीद करना बेकार है। और वैसे भी शादी के बाद लेन देन की बात कौन करता है? भाई ये क्या बात हुई? कौन करता है क्या मतलब? मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा पति कर रहा है तुम्हारे सामने। देखो प्रिया, मुझे न बातें घुमा फिरा कर करनी नहीं आती। जो मेरे मन में होता है वही मेरे जुबान में होता है। अब बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना, लेकिन जो सच है वो तो सच ही है। शादी की पहली ही रात में अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया अंदर से टूट गई थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वह अपने पापा के बारे में सोच रही थी कि प्रिया के पापा ने कर्ज लेकर कितने धूमधाम से प्रिया की शादी की, उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी उसके पति को संतोष नहीं है। इस बात से प्रिया बहुत दुखी हो रही थी। जैसे तैसे प्रिया ने बातों को संभालने की कोशिश की। जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे धीरे धीरे अमित की प्यार की जगह तो अमित की डिमांड ने ले ली थी। प्रिया, प्रिया। जी मम्मी जी। भाई खाने में क्या बना रही हो आज तुम? अमित बता रहा था वो अपने दोस्तों को लेकर आने वाला है आज, लेकिन मम्मी जी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके दोस्त यहाँ खाना खाएंगे। हाँ, ये तो मुझसे भी नहीं कहा। अच्छा एक बात बताओ बहू, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो? तुम्हारी शादी को 1 महीने हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा। कोई समस्या है क्या ससुराल में? जी नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये अच्छा अमित जरा मुंह फटे ना, जो मुंह में आता है वो बोल देता है, शायद इसीलिए तुम दुखी रहती हो। क्यों? जी मम्मी जी, कभी कभी इनकी बातें मुझे बहुत बुरी लगती है। देखो बहू, इसकी आदत तो तुम्हें डालनी ही होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता और कोई हमारे लिए अपना स्वभाव बदले या जरूरी तो नहीं है ना। इससे तो अच्छा है कि हमें ही अपने आप को बदल लेना चाहिए या फिर हमें ऐसी बातें सुनने की आदत डाल लेना चाहिए। क्यों बहू, ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्योंकि मैं जानती हूँ, अरे 25 साल का हो गया अमित, लेकिन कितनी बार उसके पापा ने कहा कि अपना स्वभाव बदल ले, बोलचाल का तरीका बदल ले, लेकिन नहीं। भाई आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान है, वो किसी की बात नहीं मानता, जो उसको सही लगता है वो वही करता है।
वो सब तो ठीक है मम्मी जी, मैं तो उनकी बातें सही रही हूँ, लेकिन आप तो जानते ही हैं ना कि मेरे पापा सरकारी क्लर्क थे, ज्यादा वेतन तो उनकी थी नहीं, और उसमें भी 3-3 बच्चों की परवरिश, 3-3 बच्चों की शादी। पापा के ऊपर मेरी शादी का वैसे ही कितना कर्ज है, उसके बाद भी ये मुझसे कहते रहते हैं कि मैं अपने मायके वालों से कुछ रुपए पैसे मांगू, ये अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं। अरे भाई, तो इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? ये तो हर दमाद कहता है अपने ससुराल वालों से, मेरे बेटे ने कौन सी अनोखी बात कह दी? सास की बात सुनकर तो बेचारी प्रिया और ज्यादा दुखी हो जाती है, और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी मदद इस घर में कोई करने वाला नहीं है, अब जो करना है वो उसे ही करना होगा। प्रिया रसोई से सारा काम निपटा कर अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ तो माँ भी बेटे से कुछ कम नहीं है। मैं अपने पापा को कभी परेशान नहीं करूंगी, चाहे मैं इनकी कितनी कड़वी बातें सुन लूंगी। अब तो प्रिया के ससुराल में प्रिया के पति के साथ साथ सास भी रुपए पैसे और दहेज को लेकर ताने मारने लगी थी, और इसी बात को लेकर अक्सर प्रिया और अमित के बीच में कहासुनी हो जाती थी। प्रिया के तो जैसे इस घर में सारे सपने चकनाचूर हो गए थे, धीरे धीरे करके अमित अब शराब भी पीने लगा था। एक दिन जब अमित शराब पीकर घर लौटा तो अमित के साथ उसके कुछ दोस्त भी घर आए हुए थे। दोस्तों के बीच में बहुत हंसी मजाक हो रहा था। अमित ने प्रिया को आवाज लगाया और कुछ चाय नाश्ता लाने को कहा, तो प्रिया भी चाय नाश्ता लेकर सामने गई। नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते भैया। और भाभी सब बढ़िया? जी भैया सब बढ़िया। प्रिया कुछ मीठा परोसकर वापस आ जाती है, लेकिन वह अपने कमरे में बैठे अपने पति और उसके दोस्तों की बातें सुन रही थी। अमित यार, अब तेरी शादी हो गई है, अब तो तुझे दुगना रुपए कमाना होगा, क्योंकि खर्चे भी तो दुगने हो गए हैं ना। अरे यार, चिंता किसे है, जल्दी और अच्छा रुपए कमाने का मैंने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है। अच्छा, जरा हमें भी तो बता, कौन सा तरीका ढूंढ निकाला है तूने? अगर कोई एक रात के लिए मेरी बीवी को ले जाए तो मुझे अच्छा खासा रुपए मिल सकता है। सोचो जरा, अगर कहीं कोई डील हो तो बताना जरूर तुम लोग। अमित की बातें अंदर कमरे में बैठी प्रिया ने सुन ली। प्रिया को तो जैसे पहले अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सामने आए और अपने पति के दोस्तों के सामने ही एक जोरदार तमाचा मारे। इतनी गुस्सा आ रही है मुझे अमित के ऊपर कि मन कर रहा है कि एक जोरदार थप्पड़ जड़ दूं उसे जाकर। अरे ये आदमी इतना नीचे कैसे गिर सकता है? अपने दोस्तों के सामने अपनी बीवी को बेचने की बातें कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित ने पी रखी है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है नशे में। खैर जो भी हो, जब ये कमरे में आएंगे तो मैं इनसे इस बारे में जरूर बात करूंगी। करीब 1 घंटे के बाद जब अमित के दोस्त चले गए, तब अमित अपने कमरे में आया। तब बहुत गुस्से में प्रिया ने अमित से पूछा, अमित, मैं जानना चाहती हूँ कि अभी अभी तुमने जो अपने दोस्तों के सामने कितनी घटिया और गिरी हुई बातें की, तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा है? मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि ये बात तुमने अपने पूरे होशो हवास में की है, या फिर नशे में तुम ऐसी बात कर रहे थे, या फिर अपने दोस्तों से ऐसी ही वाहियात मजाक कर रहे थे आप? अरे इसमें मजाक में बोलने वाली क्या बात है? मैंने जो भी कहा वो पूरे होशो हवास में कहा। और वैसे भी तू दिन भर घर में करती क्या है? खाना बनाती है, घर संभालती है, ये काम तो नौकर भी कर लेते हैं। और रही बात, अभी तुम्हारे पास मौका है, समय है, उम्र है, दिन भर घर में फ्री ही तो रहती हो। कल को बाल बच्चे हो जाएंगे तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे। इसीलिए अभी जितनी कमाई करना है ना, कर लो। हर्जी क्या है इसमें? जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और तुम बड़ी आई सती सावित्री बनने वाली। अमित, बस करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बीवी को बेचने की बात कर रहे हो? अरे तुझमें ऐसा भी क्या है जो मैं बेचना ना चाहूँ? घटिया इंसान, इतनी वाहियात बात करते हुए तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाई? मैं इंसान हूँ, कोई सौदा करने की वस्तु नहीं। और कैसे पति हो तुम जो अपनी ही पत्नी के बारे में? छी! क्या तुम्हें अपनी पत्नी से, मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? प्रिया, घर प्यार से नहीं चलता, पैसों से चलता है। प्यार 4 दिन के लिए काम आता है, और पैसा पूरी जिंदगी बना देता है। और वैसे भी जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। समझ गई, आज मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई। तुम बहुत ही निहायती नीच और गिरे हुए घटिया इंसान हो। मैं अब एक पल भी गंवाना नहीं चाहती इस घर में रहकर। अभी के अभी मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अच्छा, मायके जाने की धमकी दे रही हो? अभी निकलो अपना सामान उठाकर। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम चली गई तो मुझे कोई दूसरी पत्नी नहीं मिलेगी? अरे यूं चुटकियों में लाइन लगा दूंगा मैं। अमित की घटिया बातें सुनकर तो प्रिया एक मिनट भी अपने ससुराल में नहीं रुक पाई, और सीधा वह सामान उठाकर अपने मायके आ गई। और अपने मायके में आते ही अपनी माँ की गोदी में बच्चे की तरह सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। बेटा, ये क्या हो गया तुझे? तू रोते हुए अपने मायके से आई है और अपना सारा सामान लेकर? हाँ माँ, मैंने हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़ दिया। बेटा, ये क्या बोल रही है तू? तू ऐसा नहीं कर सकती। इतना बड़ा घर, इतनी इज्जत, और तू सब कुछ छोड़ कर आ गई। एक बार हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा बेटा तूने? माँ,
इज्जत वहाँ नहीं होती जहाँ औरतों को बेचा जाए। आप अमित को नहीं जानते हैं माँ। अमित इतना नीच घटिया गिरा हुआ इंसान है जो अपने पत्नी तक को बेचने के लिए तैयार है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? हाँ पापा, अमित जैसा दिखता है बिल्कुल भी वैसा नहीं है। उसने मुझे एक वस्तु समझ के रखा है। प्रिया रोते हुए अपने माता पिता को अमित की एक एक हरकत के बारे में बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद प्रिया के पापा दीनानाथ जी गुस्से से आग बबूला होने लगते हैं। प्रिया, तू चिंता मत कर बेटा, तू चल, अभी चल मेरे साथ। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और जाकर उस घटिया इंसान के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाते हैं और कल के कल में मैं उस नीच आदमी से तेरा तलाक भी करवा दूंगा। पापा, मैं उस नीच इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन उनसे छोड़ देना या तलाक दे देना ही सॉल्यूशन नहीं है पापा, क्योंकि उसने मुझे धमकी दिया है कि वो एक नहीं 10 शादी कर सकता है और हमने उसके खिलाफ कंप्लेन करवा भी दी तो वो पैसे का रोब दिखाकर आज नहीं तो कल जेल से बाहर आ जाएगा और फिर किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। पापा, उस नीच इंसान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो सपने में भी किसी लड़की के बारे में ऐसी बात सोच ना सके और यह सजा उसे मैं देकर रहूंगी, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। लेकिन प्रिया, तू ये सब अकेले कैसे करेगी बेटा? हाँ बेटा, इसमें तो बहुत खतरा है। अरे उस इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कल को वो तुम्हें जान से भी मार सकता है। माँ, आप चिंता ना करो, मैं फिर से उस घर में वापस जाऊंगी और उस नीच इंसान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी ताकि उसके खिलाफ मैं मजबूत केस बना सकूं। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे उस घर में दोबारा नहीं जाने दे सकती। अरे उस इंसान का कोई भरोसा नहीं है बेटा। माँ, मानती हूँ उस इंसान पर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी बेटी पर तो आपको भरोसा है ना। पापा, बस मुझे 2 से 3 दिन का समय चाहिए। मैं 2-3 दिन अपने ससुराल में रहूंगी और उस इंसान के खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठे करूंगी, फिर वापस यहाँ आऊंगी। तब हम साथ में जाकर पुलिस स्टेशन जाएंगे और उस नीच इंसान के खिलाफ मजबूत केस दर्ज कराएंगे। प्रिया के इस फैसले में प्रिया के पापा ने भी अपनी सहमति जताई और प्रिया दूसरे दिन वापस अपने ससुराल चली गई। जैसे अमित ने देखा कि प्रिया वापस आ गई है तो अमित इतराते हुए अकड़कर प्रिया से कहता है, आखिर आ गई ना लौट कर यहीं? नहीं रख पाए ना तेरे माँ बाप ने तुझे? अरे कैसे रखेंगे, बोझ बन जाती ना तू उनके ऊपर। तेरे खर्चे कैसे उठाते वो? इसीलिए कह रहा हूँ कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है। अभी उम्र है, कुछ काम कर लो, कमा लो, अभी भी समय है, अभी भी समय है। प्रिया, मेरी बात मान लो, मैं जो कह रहा हूँ वो चुपचाप करो। प्रिया ने फिलहाल अमित से कोई बात नहीं की और वह शांति रही। जैसे रात को अमित सो गया तो प्रिया ने चुपके से अमित के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अमित का फोन अब हमेशा रिकॉर्डिंग पे ही रहने लगा। अब अमित की धमकियां, बिकने वाली बातें, सब कुछ रिकॉर्ड होता रहा। प्रिया जानबूझकर अमित को कोई जवाब नहीं देती और अमित की हिम्मत बढ़ते गई और वह प्रिया से उल्टी सीधी बातें करने लगा। प्रिया को बेचने की बातें करने लगा, जो सारी बातें अमित के मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही थी। 4-5 दिनों तक अपने ससुराल में रहकर प्रिया अमित के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है और उसके बाद एक दिन जब अमित घर पर नहीं था तो प्रिया चुपचाप अपने मायके चले गई अपना सारा सामान लेकर। पापा, आपने सुन ली ना सारी रिकॉर्डिंग? हाँ बेटा, हम तेरा साथ देंगे, लेकिन समाज नहीं। तैयार रहना तुम। हाँ पापा, पता है कि ये मेरी लड़ाई है और मुझे खुद लड़ना होगा। अगले दिन प्रिया ने कानून का दरवाजा खटखटाया और अपने पति के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का केस दर्ज कराया और जैसे ही अमित के घर कानून का नोटिस गया, अमित के चेहरे की तो जैसे हवाइयां उड़ गई। फिलहाल तो पुलिस अमित को पकड़ कर ले गई। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सबको पता चल गई। इंस्पेक्टर, मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। बेटा राम, जेल की चक्कियां पिसोगे ना तब पता चलेगा कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, निर्दोष है मेरा बेटा। अरे उस कलमुई ने ही मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। जो भी बात है पता चल जाएगा कि किसने किसके ऊपर इल्जाम लगाया है। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं माजी मैं आपको, आपके बेटे के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है कि आपके बेटे ने अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया है। आपका बेटा तो अपनी पत्नी को बेचने को तैयार था, वो अपनी पत्नी का सौदा कर रहा था। नहीं नहीं मैडम, ये सब झूठ है। फिलहाल पुलिस की एक टीम ने अमित को गिरफ्तार कर लिया था। अड़ोस पड़ोस में अमित की माँ तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थी। लोग उसे कैसे कैसे ताने मारते थे, यहाँ तक उनके बेटे के बारे में इतना बुरा भला कहते थे कि वह सुन और सह नहीं पा रही थी। इसीलिए उन लोगों ने फिर से गांव छोड़कर जंगल में बैठने का फैसला भी कर लिया। अड़ोस पड़ोस के लोग अमित की माँ से आकर कैसे कैसे सवाल पूछने लगे। अमित की माँ तो अब शर्म से गड़ी जा रही थी। उन्होंने तो सबसे यह भी कहना शुरू कर दिया था कि उनका बेटा उनके लिए मर चुका है। फिलहाल तो इस केस के चलते अमित की ऐसी हालत हो गई थी कि पड़ोसी समाज, मोहल्ला जो भी उसे देखे उसके ऊपर थूकता था। यह देखो,
यह वही अमित है जो अपनी पत्नी की चमड़ी बेचने के लिए तैयार था। पैसों के लिए यह कुछ भी कर सकता है। हे भगवान, इस लड़के ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। तुम चिंता मत करो, मैंने एक अच्छे वकील को हायर किया है, वही हमारे बेटे का केस लड़ेगा और देखना हमारा बेटा छुटकर जरूर आ जाएगा। अरे आ भी जाएगा तो क्या, ऐसे नालायक बच्चे पर तो पूरा समाज थू-थू कर रहा है। मैं तो कहती हूँ कि ये जेल से ना ही आए तो बेहतर है। धीरे धीरे यह बात अमित के ऑफिस तक पहुंच गई। अमित के ऑफिस वालों ने भी अमित को लात मार कर निकाल दिया। केस लड़ने के चक्कर में, वकीलों को पैसे खिलाने के चक्कर में अमित के लगभग सारे रुपए खत्म हो चुके थे। यहाँ तक घर और सारी जमा पूंजी भी लुटा देनी पड़ी, फिर भी वह निर्दोष साबित नहीं हो पाया और जुर्माने के साथ कुछ साल की सजा के बाद जब वो बाहर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था, न रहने को घर और न ही खाने को रोटी, ना ही रिश्तेदार, ना ही पड़ोसी और ना ही समाज। जिस पैसे की लालच में अमित ने अपनी पत्नी तक को बेचने में संकोच नहीं किया, आज वही अमित अपना सारा कुछ लुटा कर भी कंगाल था। बद से भी बदतर हालत हो गई थी उसकी। जेल से छूटने के बाद शायद यही थी उसकी असली सजा, दर दर की ठोकरें खाना। प्रिया के माता पिता को लगता है कि अमित को एक बार प्रिया से माफी मांग लेनी चाहिए। हो सकता है कि प्रिया अमित को माफ कर दे तो अमित की जिंदगी पहले जैसी बन जाए। प्रिया, मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। निकल जाओ तुम यहाँ से, और खबरदार जब अपनी शक्ल भी तुमने मुझे दिखाई तो। बेटा, हो सके तो माफ कर दे मेरे बेटे को। नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी इस इंसान को मैं। और इसमें जितनी गलती आपके बेटे की है ना, उतनी गलती आपकी भी है माँ जी। आपने कभी काश अपने बेटे को एक औरत की इज्जत करना सिखाया होता तो शायद आज आप लोगों को ये दिन देखना न पड़ता। इस तरह प्रिया गुस्से से अमित और उसके माता पिता को अपने घर से निकाल देती है। असल में अमित इसी लायक था, उसे इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए थी। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।